नमस्कार और जय हिंद। हमारी इस खास पेशकश युद्ध भूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक चौरसिया और मेरे साथ अगले 1 घंटे बनी रहेंगी पिंकी। अमेरिका और ईरान के बीच की दुश्मनी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से पीछे हटना नामुमकिन लग रहा है। अमेरिकी सेना ने लगातार 10वीं रात ईरान पर हमला बोला है। अमेरिका के हमले के बाद ईरान के होर्मुजगान प्रांत के बेमानी इलाके में धमाके की आवाज सुनाई दी है। चाबहार से लेकर बंदर अब्बास और केशन द्वीप में भी धमाके हुए हैं। होर्मुज का पानी भी खौल रहा है, जिसके बाद ईरान ने भी पलटवार किया है और दावा किया है कि कुवैत में मौजूद अमेरिका के अरिफजान सैन्य अड्डे पर मिसाइल हमला किया है। फार्स न्यूज़ और तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से आई रिपोर्ट के मुताबिक ईरान दावा कर रहा है कि एरोस्पेस फोर्स ने बहरीन में मौजूद अमेजन वेब सर्विसेज के ठिकानों पर एक के बाद एक कई क्रूज मिसाइलें दागी है। तो वहीं यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए समुद्री नाकेबंदी करने की घोषणा की है। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के आभा हवाई अड्डे पर मिसाइलें दागी। हूतियों का आरोप है कि सऊदी अरब पिछले 12 सालों से यमन के लोगों पर दमनकारी घेराबंदी कर रहा है। तो युद्ध भूमि में अपने मेहमानों के साथ इन्हीं तमाम अपडेट्स और विषयों पर हम चर्चा करेंगे। बने रहिएगा हमारे इस खास कार्यक्रम में अगले 1 घंटे तक। आसमान से बरसती मौत, चारों तरफ उठता धुएं का गुब्बार और थर्राती ईरान की धरती। अमेरिका और ईरान के बीच की दुश्मनी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से पीछे हटना नामुमकिन लग रहा है। अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के खिलाफ अपनी जंग और तेज कर दी है। लगातार 10वें दिन अमेरिकी बम वर्षकों ने ईरान के अहम शहरों पर बारूद बरसाया। सिरिक, बंदर अब्बास और केशम द्वीप में एक के बाद एक कई भीषण धमाके हुए। धमाकों की गूंज भारत के करीब स्थित चाबहार और कोणार्क के सैन्य ठिकानों तक में सुनी गई है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी कि पेंटागन का दावा है कि इन हमलों का एकमात्र मकसद ईरान की सैन्य क्षमता और उसकी मिसाइल ताकत को पूरी तरह खत्म करना है। लेकिन इस महा हमले से तिलमिलाए ईरान ने भी खौफनाक पलटवार किया है। ईरान ने उन देशों को निशाना बनाया है जहां अमेरिकी सेना के बेस मौजूद हैं। ईरान ने देर रात कुवैत, जॉर्डन और बहरीन पर एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। ईरानी सेना के मुताबिक हमला सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से किया गया। दावा है कि हमले में HIMARS हिमार्स सिस्टम को नुकसान पहुंचा है, जिससे अमेरिकी सेना के आक्रामक और रक्षात्मक क्षमता प्रभावित होगी। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में देर रात बजते हुए सायरन इस बात की गवाही दे रहे थे कि युद्ध की आग अब पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुकी है। जॉर्डन की सेना दावा कर रही है कि ईरान की 3 मिसाइलों को मार गिराया है। सुलगता समंदर, आसमान छूती लपटे और लावारिस बहता करोड़ों का तेल टैंकर। हॉर्मुज स्ट्रेट में व्यापारिक जहाजों पर मंडरा रहा खतरा अब एक खौफनाक हकीकत बन चुका है। ब्रिटिश मैरीटाइम सुरक्षा एजेंसी UKMTO ने पुष्टि की है कि ओमान के तट के पास एक कमर्शियल जहाज पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। हमला इतना जोरदार था कि जहाज के एक हिस्से में आग लग गई, जो देखते ही देखते फैल गई। जहाज पर लगी आग पर काबू पाना नामुमकिन हो गया। जान बचाने के लिए पूरे चालक दल यानी क्रू ने जलते हुए जहाज को छोड़ दिया। गनीमत रही कि सभी क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन जहाज घंटों तक समंदर में धधक रहा है। अभी इस हमले की जांच चल ही रही थी कि ब्रिटिश एजेंसी ने दूसरे हमले की जानकारी दी। यह हमला UAE के तट के पास डिब्बा से करीब 17 समुद्री मील दूर हुआ, जहां एक और जहाज के स्टीयरिंग गियर पर मिसाइल दागी गई। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे इस महायुद्ध के कारण हॉर्मुज स्ट्रेट अब रणक्षेत्र बन चुका है। वैश्विक व्यापार का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। इन हमलों के बाद पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बारूदी जंग के बीच अब अमेरिका के रक्षा मंत्रालय यानी कि पेंटागन ने पहली बार अपने घायल सैनिकों का आधिकारिक आंकड़ा जारी किया है। पेंटागन ने स्वीकार किया है कि 7 जुलाई को दोनों देशों के बीच युद्ध दोबारा भड़कने के बाद से अब तक करीब 100 अमेरिकी जाबाज घायल हो चुके हैं। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता सीन पार्नल के मुताबिक ये तमाम सैनिक उन ठिकानों पर तैनात थे जिन्हें ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन से निशाना बनाया था। ईरान ने जॉर्डन, कुवैत और बहरीन जैसे देशों में मौजूद अमेरिकी
मिलिट्री बेसों पर ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई की है। पेंटागन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में अमेरिकी मीडिया ने दावा किया था कि सरकार अपने सैनिकों की चोटों का डेटा छिपा रही है। हालांकि पेंटागन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उधर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना लगातार 10वीं रात भी ईरान के चाबहार और तब्रीज जैसे इलाकों में भारी बमबारी कर रही है। अमेरिका का साफ कहना है कि जब तक ईरान का मिसाइल और परमाणु खतरा खत्म नहीं होता है, यह अभियान नहीं रुकेगा। फार्स न्यूज और तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से आई रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की एरोस्पेस फोर्स ने बहरीन में मौजूद अमेजन वेब सर्विसेज के ठिकानों पर एक के बाद एक कई क्रूज मिसाइलें दागी हैं। ईरान का दावा है कि उसने अमेजन के इस मुख्य डाटा सेंटर को पूरी तरह मलबे में तब्दील कर दिया है, लेकिन कहानी सिर्फ अमेजन तक खत्म नहीं होती। तेहरान ने इसे एक नए दौर की शुरुआत बताया है। ईरान अब सीधे अमेरिका के टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। IRGC ने एक या दो नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, सिस्को और गूगल समेत 18 बड़ी अमेरिकी टेक कंपनियों को खुली चेतावनी दी है। ईरान के इस कदम के पीछे की वजह भी सामने आई है। ईरान का आरोप है कि अमेरिकी टेक दिग्गज कंपनियां अमेरिकी सेना और उसकी खुफिया एजेंसियों को लॉजिस्टिक, AI और सर्विलांस का डाटा देकर ईरान के खिलाफ खुफिया ऑपरेशंस का समर्थन कर रही थी। तो वहीं लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउद आज वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। वो दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिकों की वापसी सुनिश्चित करने और देश में लंबे समय तक स्थिरता बनाए रखने के लिए अमेरिकी समर्थन की मांग करेंगे। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब लेबनान और इजराइल के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में सीधी बातचीत जारी है, जो 26 जून को घोषित एक समझौते के बाद शुरू हुई थी। इस समझौते में दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना की वापसी, हिजबुल्लाह के निशस्त्रीकरण और भविष्य में शांति समझौते की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों का रोड मैप तय किया गया। बैठक से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने समझौते के लिए वॉशिंगटन के समर्थन को दोहराया और कहा कि जब तक हिजबुल्लाह का मुद्दा हल नहीं हो जाता तब तक लेबनान में स्थायी शांति नहीं आ सकती। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर अजिताभ हैं, हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ है जो कि एक डिफेंस एक्सपर्ट है जाने माने, और हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर साहब हैं, वो भी एक जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जनरल साहब, डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। अमेरिका कह रहा है कि वो सैन्य और मिसाइल क्षमताएं ईरान उसको पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, ईरान के पास अभी भी हथियारों की सप्लाई, मिसाइल प्रोडक्शन और उसके जो मिसाइल क्षमताएं थी, जो खासतौर पे अंडरग्राउंड बंकर से जहां पर वो मिसाइल रखते थे, जिसके US के जो बम धमाके हुए थे उन्होंने उसके गेट्स को नष्ट कर दिया था, क्या उन तमाम मिसाइलों तक ईरान की पहुंच हो चुकी है? और इन भीषण हमलों से कितना इंपैक्ट पड़ा होगा पिछले एक हफ्ते से ज्यादा में, 7 जून से ज्यादा में, बल्कि एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया है, 7 जुलाई से दिन से ज्यादा। आज 11वां दिन है मेरे ख्याल से लगातार हमलों का। एक बात बिल्कुल निश्चित है, देखिए आपके पास कितना भी बड़ा भंडार क्यों ना हो मिसाइल्स का, ड्रोन्स का, ये चीज फाइनाइट होती है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इशू होता है, मैं ये 2 इशू इसलिए आपको पहले बता रहा हूं कि जो आगे बात करेंगे उसमें क्लैरिफाई होगा। दूसरा इशू होता है कि आपको एक इकोनॉमी ऑफ एफर्ट, एक प्रिंसिपल ऑफ वॉर है, उसको कहीं ना कहीं देखने की आवश्यकता है। इकोनॉमी ऑफ एफर्ट का अर्थ ये होता है कि आप एफर्ट सही जगह पर लगाएं और इस प्रकार से लगाएं कि आगे आपकी रेजिडुअल कॉम्बैट पावर दीपक बची रहे और आप लगातार युद्ध कर पाने की अवस्था में रहें। आपको एंटीसिपेट करना पड़ेगा कि ये युद्ध कितना लंबा चल सकता है, और आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपनी तमाम मिसाइलें एक साथ फायर करके खत्म कर दें और बाद में आपके पास कुछ ना बचे। यही वजह है कि आप देखेंगे कि जिस प्रकार से हमले होते हैं, जिस तरह की इंटेंसिटी और जिस तरह की क्वांटिटी उसमें मिसाइल्स की और ड्रोन्स की प्रयोग में लाई जाती है, वो आप देखिए एक पैटर्न उसका उभर करके सामने आता है। एक बात बिल्कुल निश्चित है कि अमेरिका के इन हमलों में पहले भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, पहले भी बहुत सारे लॉन्चिंग साइट्स, उनकी भंडारण के स्थान और उनकी रीबिल्डिंग, रिकंस्ट्रक्शन की जो जगहें हैं, वहां पर बहुत ही इफेक्टिव हमले हुए थे ईरान के ऊपर, इजराइल और अमेरिका के द्वारा। अब फिर पिछले 10 दिनों में
बहुत ज्यादा उनको नुकसान पहुंचा दिया गया है। एक बात समझने की और आवश्यकता है कि जब तक आप उनका लगातार, आप देखिए आपके भंडार हैं जो मिसाइल और ड्रोन के, उनको खत्म करने के दो रास्ते हैं। एक तो उनको जाके फिजिकली डिस्ट्रॉय करें, जो कि अमेरिका की एयरफोर्सेस कर रही हैं, और दूसरा ये है कि आप उनको लगातार बाध्य करें कि वो अपने इस प्रकार के हथियारों का लगातार प्रयोग करते रहें, जिससे कि उनकी जो रेजिडुअल कॉम्बैट पावर है या उनके पास जो युद्ध लड़ने की मिसाइल है और ड्रोन कैपेबिलिटी है वो कम हो। मेरा ये मानना है कि अब ईरान को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी स्थिति जरूर आएगी जब उनको इस चीज से इससे तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। यही वजह है कि कोई पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहा है, कोई और किसी प्रकार से रोकने की कोशिश कर रहा है। इजराइल पर किसी भी वजह से हमले नहीं हो रहे हैं। अमेरिका के जो युद्धपोत हैं डायरेक्ट उनके ऊपर कोई हमला नहीं किया जा रहा है। कल भी ये मैं बताने का प्रयास कर रहा था, ईरान क्या कर रहा है। अमेरिका उस पर हमला करता है, ईरान जाकर के बहरीन, कतर, यूएई, कुवैत पे हमले कर देता है। उसमें उन देशों का भी नुकसान है। लेकिन इजराइल एक ऐसा है जहां पर कहीं भी आप बम गिराएंगे वो किसी न किसी शत्रु को लगेगा। जो अमेरिका के एसेट्स हैं, जो अमेरिका के युद्धपोत हैं, उनके खिलाफ अगर आप युद्ध करना शुरू करेंगे तो निश्चित है कि वो पूरा का पूरा अमेरिकी है। उसमें कोई कोलेटरल डैमेज आपके, जिनको कि आप अपना बता रहे हैं पश्चिम एशियाई मेरे मित्र देश और ये वो तो नहीं। ये बात क्लियर ईरान की तरफ से भी इस चीज को इंडिकेट करती है दीपक, कि शायद उनको इस बात का गुमान है कि वो डायरेक्टली इजराइल को इसमें इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि इजराइल भी अगर इसमें इन्वॉल्व होता है तो जिस प्रकार का नुकसान हो सकता है वो उनकी आगे लगातार सतत रूप से युद्ध कर पाने की क्षमताओं को बहुत ज्यादा कमजोर ना कर दे। एक और चीज मैं बता रहा हूं आपको कि जो हम बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारा रिप्लेनिश कर लिया, बहुत सारे नए बना लिए, मिसाइल आ गई, इतना आसान नहीं होता है। जब हम अमेरिका जैसे इतने सुपर पावर देश के लिए हम उनकी तो ये कह रहे हैं कि उनकी मिसाइलें खत्म होती जा रही हैं, और यहां हम एक दूसरी तरफ ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ईरान ने जो भी प्रयोग किया उसका पूरा का पूरा उसने रिप्लेनिश कर लिया, दोबारा रिफर्बिश हो गया, दोबारा उनके बन गए। तो ऐसा नहीं होता है दोनों की तरफ। तो ये आज भी ईरान को इस बात का पूरा यकीन है कि वो मिलिटरीली अमेरिका इजराइल कंबाइंड फोर्स के साथ नहीं लड़ सकता। ईरान की ताकत सिर्फ इतनी है कि वो उसके सामने टिक सकता है। पहले भी यही किया था उसने और अभी भी वही कर सकता है। तो अब उनको कहीं ना कहीं इस चीज की आवश्यकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू दीपक जो है वो हमको समझना है कि जो गैप है, जो खाई है पॉलिटिकल लीडरशिप ईरान की और जो आईआरजीसी वाहिदी लेड विचारधारा की, वो बहुत ज्यादा मुझे डिवाइड होती हुई नजर आ रही है। और जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से कुछ बातें आई निकल करके सामने आई हैं, चाहे वो अराक्ची का स्टेटमेंट हो कि मैं 5 महीने में एक बार भी मुस्तफा से नहीं मिला, या और कोई इस प्रकार के स्टेटमेंट्स हो, या लगातार लोगों के द्वारा यह कहलवाया जा रहा हो कि हम ट्रंप को मार देंगे उनको। देखिए, ईरान जैसे देश में अगर इस प्रकार की ग्राफिटीज लगती हैं, इस प्रकार के इश्तेहार लगते हैं जहां पर उसमें निश्चित रूप से ये डिजाइंड है, अन्यथा आईआरजीसी इस प्रकार की चीजों को वहां होने नहीं देगी। को पूरा कंट्रोल है उनका उनके ऊपर। तो ये जब चीजें हो रही हैं, इसमें ये बिल्कुल साफ मुझे नजर आ रहा है कि आईआरजीसी के द्वारा ये प्रायोजित हैं और वो भी दबाव बनाने का प्रयास हो रहा है। और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जिन्होंने बातचीत करने की कोशिश करी, जिन्होंने अमेरिका के साथ समझौता करने का प्रयास किया, वो सब गद्दार हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक इस चीज को दिखाता है कि जो जिहादी मानसिकता वाला कंट्रोल आज की तारीख में ईरान के ऊपर है दीपक, उससे बहुत ज्यादा मुझे लगता है नुकसान हो रहा है। ईरान को मालूम है कि इसको खत्म करने का समय बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, अब ये जो जिहादी मानसिकता है ये दुनिया का कितना नुकसान कर रही है, आप इस बात पर सोचिए। 20% जो सप्लाई चेन है, 20% तेल जो है, कच्चे तेल की आवाजाही हॉर्मुज स्ट्रेट से होती है, वो बंद है। इसके अलावा पूरी दुनिया की सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्टेड है। खतरा ये भी है कि हुती विद्रोही कहीं बाब अल मंदेब ना बंद कर दें। क्या इस युद्ध के बाद ये जो सेकेंड फेज इस महायुद्ध का शुरू हुआ है, उसके बाद इस पूरे के पूरे युद्ध का पूरी दुनिया में फैलने का खतरा है? इसको समझेंगे।
तो अमेरिका और ईरान में लगातार हमलों का सिलसिला जारी है। इंतजार इसी बात का है कि किस साइड से आखिरकार बातचीत की कोई सुगबुगाहट उठती है। इसी बीच यहां पर अगर बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका के अंदर खाने में भी काफी हलचल है। इसी को लेकर सवाल अजिताभ सर आपसे किया जाएगा। अजिताभ सर, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं अमेरिका में भी पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, जवानों की मौत हो रही है, जवान वहां के शहीद हो रहे हैं, उसको लेकर भी आक्रोशित है जनता वहां की। अब पेट्रोल डीजल के दाम वहां पर भी बढ़ने लगे हैं, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं आवाम जो है वो आक्रोशित होगी और डोनाल्ड ट्रंप को अपने आने वाले चुनाव को देखते हुए उन्हें भी शांत करना होगा। तो ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वहां की, इसको बनाए रखने के लिए, शांत रखने के लिए, पब्लिक के सामने अच्छा रहने के लिए कोई दबाव महसूस होगा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, यहां पर कुछ नमी आएगी? देखिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा पिंकी जी, राष्ट्रपति ट्रंप पे ये दबाव बहुत ज्यादा है। एक तरफ तो गैसोलीन के प्राइसेस $4 से ज्यादा पर गैलन हो गया है, दूसरी तरफ जो वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें भी बॉडी बैग्स खास करके जब अमेरिका में आता है तो जान की कीमत अमेरिका में अमेरिकन को ज्यादा दिखती है, भले दुनिया के दूसरे कोने में क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप चाहे वो बॉडी बैग्स मुझे लगता है ज्यादा प्रेशर देने की स्थिति में है। और अभी जो खबरें हैं कि 4 सोल्जर्स की मौत हो गई है और 100 से ज्यादा घायल होने की संभावना दिखाई जा रही है, अमेरिका उसको छिपा रहा है। तो ये दोनों चीज बहुत ही ज्यादा अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप हो या अमेरिका और ईरान दोनों इस युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहते, भले ही ताकत का प्रदर्शन में वो नहीं चूकते राष्ट्रपति ट्रंप, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों की मजबूरियां हैं कि ये अब कहीं ना कहीं रोकना चाह रहे हैं। इसीलिए दोनों तरफ से बातचीत की कवायद हो रही है, दोनों ये कह भी रहे हैं कि बातचीत खुला है, बातचीत हो रहा है, चाहे राष्ट्रपति ट्रंप हो, रूबियो हो या जेडी वेंस ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि बातचीत भले ही वो 10% हो लेकिन बातचीत होने है। और इसीलिए देखिए पाकिस्तान में अभी ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर 10 दिन में दूसरी बार गए हैं, तो बातचीत का कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है। दोनों अपनी शक्ति प्रदर्शन में लगे हुए हैं, लेकिन बहुत ही स्ट्रेटेजिकली। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि इजराइल में उसने अपने रिफ्यूलिंग स्टेशन प्लेन्स 30 भेज दिए हैं, 60 भेज रहे हैं, फाइटर जेट्स अब यूरोप से इधर इस एरिया को भेज रहे हैं। तो वो निश्चित रूप से कोशिश कर रहे हैं दबाव ज्यादा से ज्यादा ईरान पे बनाने की और ईरान को तबाह करने की भी। दूसरी तरफ ईरान भी बड़ा ही स्ट्रेटेजिकली चल रहा है। वो देखिए अमेरिका के नेवल जो जितने वहां पे इन्फोर्समेंट लगे हुए हैं, ना उस पे अटैक कर रहा है, ना इजराइल पे अटैक कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी क्षमता सीमित है, उसके वेपन सीमित है, उसके एमुनिशन की लिमिट है। तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनाने के लिए गल्फ के देशों में जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है अमेरिका के, उस पे तो कर ही रहा है। खास करके जो सिविलियन एरियाज हैं, चाहे वो जॉर्डन का हो, कतर हो, बहरीन हो, कुवैत हो, वहां भी अटैक कर रहा है। तो वो प्रेशर की राजनीति उसकी है। और उसने साथ में एक जो बाब अल मंदेब का है वो भी उसने थ्रेट तो दिया है। संभावना है कि वहां से भी वो कोशिश करेगा प्रेशर बनाने की, कितना वो सफल होगा ये कहना अभी मुश्किल होगा। ठीक है, हम यहाँ पर पिंकी हमको ब्रेक के लिए रुकना है क्योंकि लंबा ब्रेक है, इसलिए मुझे बार बार कहा जा रहा है ब्रेक के लिए अब रुकेंगे। माफी के साथ ग्रुप कैप्टन साहब, मैं इस 2 से 2:30 में आपके पास नहीं आ पाया हूँ, लेकिन 2:30 बजे की शुरुआत करूंगा। और जो सबसे बड़ी बात है, इजराइल और लेबनान के बीच मध्यस्थता कर रहा है अमेरिका। कुछ हासिल होगा क्या? दक्षिणी लेबनान से इजराइल वापस आईडीएफ को पुल आउट करने के बारे में विचार कर सकता है, इसकी भी बात करेंगे। और जो ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचा है उस पर भी बात होगी ब्रेक के बाद।